कितने दिन आपकी वर्दी रहेगी हम भी देखेंगे, आगे का समय भी आएगा। अपना टाइम आएगा। मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, लेकिन कांग्रेस सरकार पर आक्रामक मोड पर है। निशाने पर है नौकरशाही। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अफसरों को निशाने पर ले रहे हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने पुलिस अफसरों को बीजेपी का एजेंट बताया, हद में रहने की नसीहत दी, बोले अपना भी टाइम आएगा। मैं तो पुलिस वालों को कहता हूँ अपने वर्दी की इज्जत करिए। और जो मैंने बात सुनी ये टीआई की, ये टीआई है कहाँ? ये सब कान खोल के सुन ले कि कितने दिन आपकी वर्दी रहेगी हम भी देखेंगे, आगे का समय भी आएगा। और अपनी वर्दी आप सुरक्षित रखिए। कोई तो होते हैं जो बीजेपी का बिल्ला अपनी जेब में रखते हैं, ये टीआई ने तो बीजेपी का बिल्ला ऊपर लगा लिया। सही बात है। जगह दूसरी थी लेकिन बोल लगभग वही थे। विदिशा में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी नौकरशाही को निशाने पर लिया। बोले विजयपुर उपचुनाव में कलेक्टर एसपी ने भाजपा के एजेंट की तरह काम किया। कांग्रेस की सरकार आई तो सबका हिसाब होगा। विजयपुर का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी का तांडव अद्भुत और अकल्पनीय था। 50 करोड़ रुपए पुलिस की वर्दी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कलेक्टर, एसपी दोनों सिर्फ बीजेपी के ऑफिस में ही नहीं बैठे, बूथ बूथ पर बीजेपी के लिए वोट मांगते फिरे। नौकरशाही पर कांग्रेस नेताओं के ये बयान कोई नए नहीं हैं। इससे पहले भी कोई लाल डायरी में अफसरों के नाम नोट करने की बात करता रहा है तो कोई अपनी चक्की में महीन पीसने की धमकी देता रहा। कांग्रेस के इन धमकी भरे बोलों को बीजेपी हाथ से सत्ता जाने की खिसियाहट बता रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा सरकारी मशीनरी को अपने कब्जे में रखकर दुरुपयोग किया है। सत्ता चली गई लेकिन कांग्रेस की ऐंठन नहीं गई, इसीलिए वो अब भी अपने इशारे पर प्रशासनिक तंत्र को चलाना चाहती है। देखिए, समय तो उनका आया था 2018 में, लेकिन उनके नेतृत्व में किस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, मंत्रालय को दलाली का अड्डा बना दिया था और माफियाओं का राज कर दिया था। और आपके ही मंत्रियों ने लगातार खुलासे किए थे। अब मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को चमकाकर धमकाकर आप जो अपनी मंशा को जाहिर कर रहे हैं, मत भूलिए जनता जवाब दे चुकी है। अब कमलनाथ जी धमकी दें, वो उन जो भी है उनका शयन गृह, उसमें बैठकर यही बातें कर सकते हैं। ना तो वो सड़क में है, ना जनता के बीच में है और न जनता के मन में है, वो केवल बयानों में है। जिंदा रहने के लिए ये बयान तो देने ही पड़ते हैं भैया। सरकार किसी की रही हो, विपक्ष में जो भी गया उसका निशाना सरकार से ज्यादा नौकरशाही पर हो जाता है। पता नहीं क्यों, कमलनाथ हो या जीतू पटवारी, इनके निशाने पर नौकरशाही तो है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर प्रदेश में इतनी प्रशासनिक अराजकता है तो फिर कांग्रेस सड़क पर क्यों नहीं उतर रही? उसे इस मुद्दे पर जन समर्थन क्यों नहीं मिल रहा? नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। याद रखना, अपना टाइम आएगा। मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, लेकिन कांग्रेस सरकार पर आक्रामक मोड में नजर आ रही है। नौकरशाही, अफसरशाही पर जो लगाम होती है वो सत्ता की रहती है, कोई भी राजनीतिक दल हो, और विपक्ष में जो भी रहता है वो उस पर अक्सर सवाल उठाता है। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब कमलनाथ ने इस तरह का बयान दिया हो। कांग्रेस पहले भी नौकरशाही, अफसरशाही पर सवाल उठा चुकी है, हिदायत दे चुकी है, लेकिन ये बयान चर्चाओं में और ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि कमलनाथ ने कहा कि अपना टाइम आएगा। इसके पहले जीतू पटवारी भी अफसरों को हिदायत देते हुए इस तरह का बयान दे चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार से ज्यादा नौकरशाही, अफसरशाही पर सवाल उठाना या उस पर फोकस करना क्यों, और अपना टाइम आएगा के क्या मायने हैं? चर्चा आज इसी पर। उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या हैं। बार बार कांग्रेस के निशाने पर क्यों आ रही नौकरशाही? कांग्रेस को कहां नजर आ रहा प्रशासनिक अत्याचार? कमलनाथ को कहां से नजर आ रहा अपना टाइम? क्या प्रशासनिक तंत्र की आड़ में अपनी चुनावी नाकामी छिपा रही कांग्रेस?
इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया है, परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गई है, कांग्रेस से प्रवक्ता अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत वंदना जी आपसे कि बार बार कांग्रेस के निशाने पर नौकरशाही, अफसरशाही, हालांकि सरकार पर तो सीधा सवाल नहीं है, लेकिन ये इस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता कि अफसरशाही, नौकरशाही जिस दल की सत्ता हो उसकी लगाम तो रहती है। नमस्कार प्रशिता जी, नमस्कार अमित जी, वरिष्ठ पत्रकार महोदय को भी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कुछ पूर्व के स्टेटमेंट याद करिए प्रशिता जी, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कहती थी कि हमारा समय जब आएगा तो देख लेंगे। महीन चक्की में पीसने की बात की जाती थी, लाल डायरी में नाम नोट करने की बात की जाती थी और इस प्रकार से अफसरों को धमकाने की ये जो कवायद है ये कांग्रेस पार्टी में हमेशा से चलती रही है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की खुद की सरकार आई तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया ये सबको पता है। किस प्रकार से उन्होंने दलाली का अड्डा बना रखा था वल्लभ भवन को, किस प्रकार से माफियाओं का राज था, किस प्रकार से भ्रष्टाचार अपने चरम पर था और किस प्रकार से नेता लूट खसोट मचाने में लगे हुए थे। तब कांग्रेस पार्टी को ये अफसरशाही गलत नहीं लगती थी, तब लाल फीताशाही पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। विजयपुर के चुनाव को लेकर भी जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है कि आप तो कहते हैं कि प्रशासनिक तंत्र का हम इस्तेमाल करते हैं, तो फिर चुनाव अगर हम हार गए हैं तो इस पर क्यों आपत्ति? जहां आप हार जाते हैं वहां आप ईवीएम पर आपत्ति जता देते हैं, प्रशासनिक तंत्र पर आपत्ति जता देते हैं, आप तो संवैधानिक एजेंसीज पर तक आपत्ति जता देते हैं। आप ये बताइए कि आप लोग अपनी हार क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अपनी गलतियां क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? जनता ने आपको अस्वीकारा है, इतनी बार नकारा है, उसके बावजूद आप लोग बार बार यही राग अलापते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल करती है, संवैधानिक एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। देखिए, जनता को सब पता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है और उसी के हिसाब से वो निर्णय लेती है। अगर जनता ने जनाधार के आधार पर हमें चुना है और हमारी सरकार को चुना है तो ये जनता का हम पर आशीर्वाद है। रही बात अफसरों की, रही बात प्रशासनिक तंत्र की, वो किसी सरकार का नहीं होता, वो फ्री हैंड कार्य करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि सरकार में हम हैं तो बिल्कुल हमारे साथ समन्वय बनाकर वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन ना बिना सरकार के संगठन कार्य कर सकता, ना बिना संगठन के सरकार कार्य कर सकती। मध्य प्रदेश के स्वर्णिम विकास के लिए सब एक साथ समन्वय बनाकर काम करते हैं। उसमें अगर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है तो होती रहे, जन कल्याण के लिए हम कार्य करते रहेंगे। अमित जी, बीजेपी से खिसियाहट बता रही है आपकी। देखिए, खिसियाहट की बात यदि कमलनाथ जी कुछ कहते हैं कि हमारा टाइम आएगा, वो खिसियाहट है, या शिवराज सिंह चौहान जी जब थोड़े दिन के लिए विपक्ष में बैठ गए थे और उन्होंने भरी सभा से कलेक्टर को कहा था कि अरे पिट्टू कलेक्टर सुन ले, हमारे दिन भी आएंगे तो तब तेरा क्या होगा। अब ये इस बारे में भी जरा मुझे जवाब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। रही बात, बार बार ये बात होती है कि जनता चुन रही है, समय आने की बात है। अरे भाई, हमारा समय तो बहुत लंबे समय तक चला है, वो फिर 2018 में आया था, लेकिन किस तरीके से जो सत्ता के लोलुप लोग थे, किस तरीके से उन्होंने सत्ता से दूरी नहीं बना पाए, खरीद फरोख्त करके सरकार को गिरा दिया। तो मुझे लगता है कि जहां तक इस बात की बात है कि हमें जनता लगातार जिता रही है तो ये एक सर्टिफिकेट हो गया, तो मुझे लगता है उन लोगों को अपना आत्म अवलोकन करना चाहिए। 1924 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, तमाम नाम बदल बदल कर ये विचारधारा के लोग लगातार चुनाव लड़ते रहे। लगातार जनता इनको कभी 1 सीट नहीं देती थी, कभी 2 सीट देती थी, कभी ये इनकी स्थितियां होती थी, लेकिन हमारे नेता कभी भी इनका मजाक नहीं उड़ाते थे। लेकिन आज आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 4थी बार में, और केंद्र की बात करें तो 3री बार में। भाई, ये तो हमारे टॉप 5 के भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं। राजीव जी की बात करें या इंदिरा जी की बात करें, तब के जो टॉप 5 हमारे रिकॉर्ड हैं जो जीत के, उसके आसपास भी नहीं है। तो किस चीज का गुरूर है? दूसरी बात यह है कि जो प्रशासनिक अधिकारियों की संबंध में जो माननीय कमलनाथ जी ने बात करी है, उसके आसपास कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लगातार बात करते हैं क्या? जो रीवा के जो विधायक हैं पटेल, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं ना, उन्होंने भी कलेक्टर एसपी पे
सवालिया निशान उठाए थे। अजय विश्नोई जी लगातार प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ बात उठाते रहते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा था कि सदन में लगातार जो है वो कई सालों से एक ही तरह के जवाब आ रहे हैं, अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब सारी जो बातें हैं, मुझे लगता है कि ये उन अधिकारियों के लिए हैं जो हम कई बार देख चुके हैं। हमने तो ऐसे अधिकारियों को भी देखा है जो वर्दी में रहते हुए अपनी गरिमा को भूलकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चरण वंदना तक करते हुए हमने देखा है। और शंका जब उठती है, सवाल जब उठता है कि जब कोई अधिकारी वर्दी में पैर पड़ता है और उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये ऐसी बात कोई पहली बार नहीं आ रही है। 2003 के बाद से लगातार इस तरह के मामले आए हैं और हमने साक्ष्यों के सहित इस बात को लगातार प्रस्तुत करा है। दूसरी बात यह है कि समय आने की बात, समय तो कांग्रेस का पहले भी था और समय कांग्रेस का अभी भी है और समय कांग्रेस का आने वाले समय में भी आएगा। इस चीज की चिंता भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ना करे। 130 साल पुरानी पार्टी है, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के उदय हुए ही कुछ साल हुए, तो उनको ये कोशिश करना चाहिए कि कांग्रेस के जो टॉप 5 रिकॉर्ड हैं उसके आसपास पहुंचे अपने स्वर्णिम समय में। उसके बाद फिर समय आएगा। चलिए ठीक है, इसका जवाब लूंगी वंदना जी से। उससे पहले रंजन जी से एक प्रतिक्रिया इस पर, नौकरशाही अफसरशाही पर सवाल। हालांकि कोई पहली बार नहीं है, आपने तो कई दफा ये देखा होगा, ये परिस्थितियां प्रदेशों में देखी ही जाती है, लेकिन सरकार से ज्यादा नौकरशाही अफसरशाही पर फोकस हो जाए तो क्या? जी कई कारण हैं। एक तो ये है कि कई बार एक जनता के बीच में ब्यूरोक्रेसी को लेके, खासकर पुलिस को लेके अक्सर नाराजगी रहती है और वर्किंग उसकी जिम्मेदार है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस थी तो वर्किंग बहुत अच्छी थी और भाजपा खाते ही खराब हो गई, या कांग्रेस जब आएगी अगली बार तो फिर बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारे राजनेताओं ने, सरकारों ने ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाने का काम किया ही नहीं इतने सालों में, आजादी के बाद से उनका यूज किया है। और देखिए वही पुलिस है, जब विपक्ष में आप रहते हैं लाठियां चलती हैं तब गाली देते हैं पुलिस को, और सरकार में आते फिर वही पुलिस दूसरे पार्टी पे लाठियां चलाती है तब कुछ नहीं बोलते आप। तो पुलिस को अकाउंटेबल बनाने का या वर्किंग में सुधार का, क्यों अकाउंटेबल जनता के लिए हूं, जनता काम करे, ऐसा होता नहीं। तो अगर ऐसा होता तो ना तो सीएम हेल्पलाइन की जरूरत पड़ती, ना समाधान ऑनलाइन की जरूरत पड़ती। और मुझे तो याद है, मतलब मैं ऐसा नहीं भाजपा को ब्लेम कर रहा हूँ या कांग्रेस को फेवर कर रहा हूँ, मुझे याद है दमोह में शायद एक कलेक्टर खुलेआम उन्होंने मीटिंग किया और कहा वहां मीटिंग में कि आप भाजपा को वोट दीजिए। उन्होंने कहा, मंच से बोल दिया, वीडियो बना, और भाजपा सरकार ने एक्शन नहीं लिया उनके ऊपर। एक्शन लेना चाहिए था। जब एक्शन लेते आप तो आप एक मैसेज दे रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को किसी पार्टी के लिए कमिटेड नहीं होना है, आपको संविधान के लिए, आपको जनता के लिए कमिटेड होना है। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस समय में सब अधिकारी ईमानदार हो गए और वो अच्छा काम करने लगे। तो एक ऐसा सेक्शन रहता है अधिकारियों में, कर्मचारियों में, जो चाहता है कि हम साथ में रह के रूलिंग पार्टी के उसका लाभ उठाएं, अपनी एक अच्छी पोस्टिंग पे रहें, मलाईदार पोस्टिंग पे रहें, हमारा पनिशमेंट ना हो। तो कई तरह के तरीके होते हैं, या फिर आगे की योजनाएं होती है। तो मुझे लगता है कि जब आप बात करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी ध्यान रखें, जब भी आप सत्ता में हो तो उसमें जो वर्किंग है उस पर सुधार कीजिए। तो ये सब सवाल ना तो धमकी देनी पड़ेगी आपको, ना तो ऐसे बात करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, तो सवाल ये है कि ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाना है, किसके लिए ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है? वंदना जी। देखिए प्रशिता जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार से अमित जी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस इतने सालों तक थी, और बहुत पॉजिटिव नोट पर बात कर रहे थे, अच्छी बात है। तो इतने सालों तक सरकार थी तो आपने ब्यूरोक्रेसी को सुधार क्यों नहीं लिया? अगर आपके हिसाब से गलत है ब्यूरोक्रेट्स का वर्किंग स्टाइल, उनका सिस्टम, उनका कल्चर, तो आप तो इतने सालों तक राज करते रहे, सुधार लेते। इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह सरकार पर लगाने की बजाय जरा अपने इतिहास में झांक कर देखा करिए, और आप लोगों के ज़माने में क्या होता था, किस प्रकार से ब्यूरोक्रेटिक लोग कार्य करते थे, किस प्रकार से पुलिस तंत्र का इस्तेमाल आप लोगों ने गलत तरीके से किया है। रही बात ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी की, बिल्कुल सही कहा है रंजन जी भाई साहब ने, और मैं ये मानती हूँ कि मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी एक बहुत काबिल व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बड़े बड़े निर्णय त्वरित लिए हैं, ये दर्शाता है
कि मुख्यमंत्री जी ब्यूरोक्रेसी या किसी अफसरशाही को हावी नहीं होने देंगे, ना होने देते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कलेक्टर जब औकात पूछ रहे थे तो उन्होंने उस पर भी एक्शन लिया था, जिस प्रकार से हरदा के कांड के बाद उन्होंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जैसे बड़े पदाधिकारी का तुरंत तबादला किया था, और जिस प्रकार से विभिन्न जगहों पर मुख्यमंत्री जी एक्शन लेते आए हैं और अलग अलग घटनाओं पर वो जिस प्रकार से स्वयं संज्ञान लेते हैं, ये दर्शाता है कि प्रदेश के मुखिया के रूप में प्रदेश का संरक्षण सही तरीके से कर रहे हैं और कोई भी माफिया, कोई भी अपनी एक छत्र राज यहाँ पर चला नहीं सकता। मध्य प्रदेश में अगर किसी को रहना है तो सिस्टम के अनुसार चलना पड़ेगा, नियम कानूनों का पालन करना पड़ेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने साबित किया है बार बार अपने निर्णयों द्वारा। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार का उनका पिछले 1 साल का कार्यकाल रहा है, अभी ऐतिहासिक GIS समिट कराया है, तो मध्य प्रदेश को एक बहुत अच्छी दिशा की ओर वो ले जा रहे हैं। और शिवराज जी की भी जब ये बात कर रहे थे तो शिवराज जी मध्य प्रदेश के एक बहुत शुभंकर मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया था वो मध्य प्रदेश में लिंगानुपात को सुधारने का किया था। मध्य प्रदेश एक जमाने में मध्य प्रदेश में बहुत ही कम बेटियों का जन्म होता था बेटों की अपेक्षा, और उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से काम किया है, तो मुझे लगता है कि उस जो एक रेल की भांति जब मध्य प्रदेश के विकास की बात होती है तो उसको पटरी पर लाने का काम शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है और उसको गति और एक्सेलरेशन देने का कार्य मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी विपक्ष को लॉ एंड ऑर्डर पर, प्रशासनिक तंत्र पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। अमित जी, देखिए ये तो सबको दिख रहा है। दूसरी बात ये हो रही है कि कांग्रेस लंबे समय तक रही तो उसने अधिकारियों को क्यों नहीं सुधारा, जैसा मेरी बहन ने कहा। तो रंजन श्रीवास्तव जी यहाँ बैठे हैं, हम सबके सीनियर हैं। हमारे ज़माने में या दिग्विजय सिंह जी के ज़माने में जो चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे काफ़ी ईमानदार थे सभी लोग, आज भी उनके खिलाफ कोई लोकायुक्त की जांचें नहीं है। इन लोगों के ज़माने में जो रहे इकबाल सिंह बैस जी की क्या स्थिति है और भी इनके ज़माने में रहे भ्रष्टाचार के मामले में क्या स्थितियाँ, ये आप और हम सब लोग जानते हैं। दूसरी बात, देश की बात करें तो हमें गर्व है कांग्रेस के ज़माने में TN शेषन जैसे चुनाव आयुक्त रहते थे जो कि प्रधानमंत्री पे भी सवाल खड़े कर देते थे और हम लोग स्वागत करते थे। इनके ज़माने के चुनाव आयुक्त तो ऐसे हैं कि वो आधे टाइम तो शायरियों में ही समय गुजार देते हैं। और उससे बड़ी बात जब हो जाती है कि जब इनकी केंद्र की सरकार कहती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए हमको किसी भी न्यायाधीश की ज़रूरत नहीं है, न्यायाधीश को हटा दिया जाता है उसमें से, तो ये अपने आप में स्पष्ट है कि इन लोगों को किस तरह के अधिकारी कर्मचारी चाहिए हैं। जनता निश्चित तौर पर सब कुछ देख रही है और जनता आने वाले वक्त में इन सब सारी चीज़ों का जवाब ज़रूर देगी। और रही बात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, तो कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, चाहे कमलनाथ जी जैसे अनुभवी नेता की बात हो या हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की बात हो, दोनों के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जो कि मुझे लगता है कि सबसे यदि हम कहें अनुभवी नेताओं में है इस देश के, प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, तमाम केंद्र के पदों पर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके इस बयान को भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं, अभी मैं सुन रहा था जो पहली बार के सांसद हैं होशंगाबाद के दर्शन सिंह जी की जिंदा रहने के लिए बोलना जरूरी है। अरे आप जब कुछ भी नहीं थे तब भी कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री थे भाई, ऐसे व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। उनके जो काम है मध्य प्रदेश में वो बोल रहे हैं, पूरे देश में जो उन्होंने काम किए हैं शहरी विकास मंत्रालय के दौरान वो काम उनके बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि चुनावी नाकामी छिपाने के लिए, क्योंकि हमेशा रिजल्ट परिणामों में प्रशासनिक तंत्र पर सवाल उठा देता है विपक्ष। विजयपुर चुनाव तो हम लोग जीते हैं, बुधनी का चुनाव तो 1.25 लाख की लीड थी, 10,000 पे लाकर हमने खड़ी कर दी। तो इसमें कौन सी असफलता छुपाने की आवश्यकता है? ये तो भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदगी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शर्मिंदगी है कि जो जहां मुख्यमंत्री जहां जहां रहे 4 बार के, वो क्षेत्र 1.25 लाख से 10,000 पे आ गया, तो ये किसकी असफलता है? और वो विजयपुर जहां पे आपने मंत्री भी बना दिया, सब कुछ कर दिया, आदिवासियों पे अत्याचार भी कर दिए,
उसके बाद भी वहां आप हार जाते हो और इल्जाम आप कांग्रेस के ऊपर लगाते हो। ठीक है, जवाब नहीं बन रहा। प्रशिता जी, वहां पर प्रशासनिक तंत्र ने काम नहीं किया। बिल्कुल प्रशिता जी, नहीं, कोशिश तो पूरी करी थी, लेकिन जनता का आक्रोश ही इतना था कि क्या करें। आदिवासियों पे अत्याचार हुआ था, ये तो आप और हम सब लोग जानते हैं। कॉन्फिडेंस वहीं से आया विपक्ष को। प्रशिता जी, चलिए कम से कम इन्होंने ये माना कि विजयपुर और बुधनी का चुनाव फेयर था, तो इससे इन्होंने ईवीएम की जो प्रामाणिकता है वो साबित कर दी है। ये साबित कर दिया है कि ईवीएम के माध्यम से जो वोट डाले जाते हैं वो सही है। जहां ये जीत जाते हैं कोशिश पूरी की, लेकिन जनता चूंकि आखिरी में फैसला, हालांकि ये तो ईवीएम से भी चुनाव हो तो 1.25 लाख से 10,000 पर आना, तो इस पे तो आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, लेकिन ये भी देखिए कि ईवीएम की प्रामाणिकता साबित हो गई इससे। और इसके बाद अब दोबारा ईवीएम का राग तो कम से कम आप लोग नहीं अलाप पाएंगे। हम भले 2 सीट हार गए, लेकिन कम से कम आप लोगों की जबान पर वो आपकी भले 1 सीट हारे और क्षमा करें, भले हम 1 सीट हार गए और 1 सीट पर हम कम की लीड लेकर आए, लेकिन इससे हमारी जो एक कथनी थी और हम उसको हमेशा कहते आए हैं कि हम बहुत फेयर तरीके से चुनाव करते हैं, जनता के बीच में जाकर जीतते हैं, ईवीएम के माध्यम से नहीं जीतते। आप लोग बार बार ढिंढोरा पीटते हैं कि ईवीएम की वजह से हार गए, ईवीएम की वजह से हार गए। तो यहाँ पर प्रामाणिकता साबित हो गई और प्रत्यक्ष प्रमाण ये बात साबित हो गई। इसके बाद ठीक ढंग से बीजेपी के लिए काम नहीं किया, इसका जवाब तो अमित जी देंगे। और बुधनी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्रशिता जी, मुझे लगता है बुधनी इनके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वहां पर अगर 10,000 का आप कह रहे हैं कि हमारा लीड था, तो अब बुधनी में तो आप लोगों की काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो ईवीएम में वोट सही डले होंगे तभी आपका परफॉर्मेंस रहा है। तो अब ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह मत उठाइएगा। इसके बाद ईवीएम का चैप्टर क्लोज करिए आप लोग, नए चैप्टर। अभी ब्यूरोक्रेसी का ऑन है। देखिए, ईवीएम की बात आपके मोदी जी के जो बहुत अच्छे दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो जितने भी बड़े लोग हैं, उन्होंने तो कहा ईवीएम पे सवाल उठा दिया। हमारी बात तो कहना यह है कि हमारा तो यह आकलन था कि बुधनी हम 1.25 लाख से जीतेंगे, लेकिन और विजयपुर भी हम डबल से जीतते, लेकिन आप लोग मशीनें उतनी सेट नहीं कर पाए ना। जनता का आक्रोश बहुत ज्यादा था। अब ये ज्यादा हो रहा है, जनादेश का अपमान है। जनादेश का अपमान इस प्रकार से आप नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, नहीं, जनादेश का परिणाम। मुझे एक बात बताइए वंदना जी, आप बहुत ही अच्छे फैमिली से, सब लोग यहाँ बहुत अच्छे बैठे हैं और अच्छे सकारात्मक माहौल में अपनी चर्चा चल रही है। दुनिया का कोई भी एक ऐसा विकसित देश जहां पे ईवीएम से चुनाव हो रहा हो, सबने रिजेक्ट क्यों कर दिया? अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों बोला कि भाई ईवीएम में जो है वो सेटिंग हो सकती है? भाई आप कांग्रेस को गलत बोल सकते हो, आप देश में कम से कम 500 ऐसे संगठन हैं जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। कई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कई स्वयंसेवी संस्थाएं, कई रिटायर्ड जज हैं। देखिए अमित जी, एक बार जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठ के ये बात कह रहे हैं, जितनी अमेरिका की जनसंख्या है उसकी डबल जनसंख्या बराबर लोग तो अपने यहाँ महाकुंभ में स्नान करके चले गए। हमारी जनसंख्या देखिए, हमारी चुनाव में भी प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल तरीके से करना। मोदी, आप और मैं तो भोपाल में बैठे हैं, ये बात मोदी हमको बाद में मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की करनी है ना, हम उसी पर वापस आ जाते हैं। और एक बात और प्रशिता जी, अब इन्होंने चुनाव में ये भी बड़ा सवाल है कि चुनाव में प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग का आरोप, इस पर मैं रंजन जी से जवाब लूंगी। रंजन जी, देखिए, विषय तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस थे उस पे था, चूंकि ईवीएम पे वंदना जी मामला लाई हैं, तो ये तो ऐसा विषय है, कांग्रेस ने भी क्लियर किया कि अगर हिमाचल में चुनाव जीते, कर्नाटक में जीते, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा बोला है, कांग्रेस का विषय है कि अगर हम जीतते हैं तो भी हम ईवीएम का मुद्दा उठाते रहेंगे। उनका मानना है कि ईवीएम फेयर नहीं, कहीं आप हमें जिता देते हैं, कहीं हरा देते हैं, वो बात की बात है। लेकिन अभी तक जो मुझे लगता है खड़गे जी का बयान था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि पूरे देश में हम आंदोलन करेंगे ईवीएम लेके। 1.5 महीने हो गए, अभी तक तो आंदोलन दिखा नहीं। तो अगर कांग्रेस ईवीएम वाकई मुद्दा है, तो ईवीएम पे आपको आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, जो मुझे दिख नहीं रहा अभी तक। दूसरी बात, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वॉल्वमेंट है तो आपको प्रूफ के साथ आना पड़ेगा, जनता के सामने जाना पड़ेगा, तो जनता विश्वास करेगी। तो बहुत सारे लेयर पे काम करना है। तो मुझे लगता है कि इस पे हम लोग कमिट, चूंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, बिना प्रूफ के नहीं बोल सकते, लेकिन अगर किसी को संदेह है तो विद
प्रूफ आइए, बिल्कुल, सारे आंदोलन खड़ा दरवाजे कीजिए, खुले जनता के अगस्त सामने में। जाइए और एक लंबे उसको विषय को लेकर उठाइए। क्योंकि समय की कमी है, एक छोटा सा जवाब इस पर अमित जी, कब आएगा टाइम? देखिए, आंदोलन की रूपरेखा निश्चित तौर पर बन रही है, क्योंकि जब कोई देश में आप आंदोलन चलाते हो या किसी यात्रा पे आप जाना चाहते हो तो उसकी लंबी तैयारी होती है। हमारी बात चल रही है, निश्चित तौर पे जब सही समय आएगा तो रंजन जी, आपको और सारे पत्रकारों को, सभी को बिल्कुल पता चल जाएगा। और हम ये आपसे भी निवेदन करेंगे, ये आपका भी देश है, हमारा भी देश है, कहीं यदि एक वोट की भी हेराफेरी होती है तो लोकतंत्र में ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और यदि ये कहना कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वहां तो 6-6 महीने चुनाव चलता है, लेकिन फेयर चुनाव होना चाहिए ना। ज्यादा लोग हैं इसलिए मशीन से कर रहे हैं, ये कौन सी बात होती है? तो मुझे लगता है ये बिल्कुल तथ्यहीन बात है। और भारतीय जनता पार्टी को यदि इतना भरोसा है तो मैं कहता हूँ कि एक चुनाव करवा दीजिए आप। देखिए, बस मुझे मैं इतना तो बोल बता रहा हूँ दीजिए कि अमित आप जी, मुझे एक इतना चुनाव बता दीजिए, आप एक चुनाव अमित जी, करा दीजिए, एक बात बता दीजिए, बस एक बात। अगर आपने अगर आपने बैलेट पेपर से चुनाव कराया तो शायद कांग्रेस का टाइम आ जाएगा। देखिए अमित जी, अमित जी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। अमित जी, जिन राज्यों में जीते वहां की प्रमाणिकता। ठीक है, अब वो ब्यूरोक्रेसी की बात है, नौकरशाही, अफसरशाही, जो कि आने वाला समय बताएगा। अगर कहीं समस्या है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको अपने हाथ में लेकर ठीक करना है, समन्वय बनाना है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो याद रखना, अपना टाइम आएगा। इसी के साथ तमाम चर्चा है, सवाल है ब्यूरोक्रेसी को लेकर। और अगर कहीं भी ये अकाउंटेबिलिटी बनती है, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई समस्या है तो उसको ठीक करना है, क्योंकि सभी को प्रदेश की जनता के लिए काम करना है। फिलहाल एजेंडा में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।